नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज जो रिपोर्ट मैं आपको दिखाऊंगा उसमें काफी ड्रामा है, एक्शन है। यह खबर एक स्टिंग ऑपरेशन के बारे में है। यह स्टिंग ऑपरेशन आज बीजेपी ने दिखाया। इस स्टिंग ऑपरेशन में दिल्ली में शराब के व्यापार को लेकर एक बड़ा खुलासा किया गया। इस मामले में अरविंद केजरीवाल और डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया की मुश्किलें और बढ़ती दिखाई दी। शराब घोटाले के इल्जामात पर अरविंद केजरीवाल बार बार कहते थे कोई सबूत हो तो दे। बीजेपी ने आज सबूत दे दिया, और सबूत भी ऐसा कि केजरीवाल और सिसोदिया भी चौंक गए। बीजेपी ने उस शख्स का बयान सामने लाकर रख दिया जिसका बेटा शराब घोटाले के केस में आरोपी है, जिसका नाम सीबीआई के एफआईआर में लिखा है। इस आरोपी का पिता कैमरे पर बोल रहा है कि घोटाला हुआ है, मोटा माल कमाया है, शराब कारोबारियों का कमीशन बढ़ाने के एवज में करोड़ों का लेन देन हुआ है। उसने यह भी बताया कि सरकार में बैठे लोग कमीशन का आधा पैसा कैश में लेते थे। एक्सप्लेन किया, अगर 100 करोड़ की शराब बिकी, कारोबारी को 12% कमीशन के हिसाब से 12 करोड़ मिले, तो उसमें से 6 करोड़ कैश के रूप में दिल्ली की सरकार में बैठे नेताओं तक पहुंचाने की कंडीशन रखी गई थी। ये सारी बातें कैमरे के सामने कही गई। कहने वाला इस पूरे काम में इन्वॉल्व है, जानता है सारी डील कैसे हुई। उसने काफी कुछ बताया। वो खुलकर बोला क्योंकि उसे यह मालूम नहीं था कि उसकी बातें रिकॉर्ड की जा रही हैं। बीजेपी के किसी सोर्स ने इस शराब कारोबारी का स्टिंग कर लिया। किसने किया यह बीजेपी ने नहीं बताया, लेकिन स्टिंग में उस कारोबारी ने सारी डील के बारे में डिटेल में बताया। इसके बाद से आम आदमी पार्टी के सारे नेता खामोश हैं। किसी ने कोई जवाब नहीं दिया, कोई रिएक्शन नहीं दिया, कोई ट्वीट नहीं किया। आज मैं आपको बताऊंगा कि शराब घोटाले के स्टिंग की असलियत क्या है। मैं आपको यह भी बताऊंगा कि बीजेपी ने आज जो स्टिंग दिखाया उसमें बोलने वाला शख्स कौन है, उसका कारोबार क्या है, उसकी बैकग्राउंड क्या है। दिल्ली सरकार और शराब के कारोबारियों के बीच जो डील हुई उसके बारे में उसके पास इतने अंदर की जानकारी कहां से आई। मैं आपको यह भी बताऊंगा कि मनीष सिसोदिया ने स्टिंग ऑपरेशन के बारे में, अपने खिलाफ आए इस नए सबूत के बारे में कैसे रिएक्ट किया। इस पर सवाल पूछे गए तो मनीष सिसोदिया प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर क्यों चले गए, और यह सब कुछ कैमरे पर है और मैं आपको दिखाऊंगा। तो पहले आपको दिखाता हूं स्टिंग ऑपरेशन का पहला हिस्सा, जिसमें शराब घोटाले के आरोपी का पिता यह कहता सुनाई देता है कि उसने खुद 253 करोड़ रुपए दिए हैं, और उसने तो सबसे कम दिए, बाकियों को तो 500 करोड़ देने पड़े। पहले इन्नी कमाई होंदी सीगी सर, इन्नी पहले 70 पहले 20 रुपए का माल होंदा सी। 70 रुपए गवर्नमेंट होंदे, 10 रुपए साडे होंदे सी। अच्छा, हुण गवर्नमेंट ने की कीता गया, 20 रुपए का माल लो, जो मर्जी करो, सानू फिक्स कितना देंदे हो। मैं टोटल सेल जो कितना फिक्स कर रहा जो मर्जी सानू तुसी ना ए दुकान खोलनी है ना, सानू महीने 10 लाख देना, तुम जो मर्जी लो, जो मर्जी बेचो। फिक्स अमाउंट कर ले। हाँ, एक्साइज फिक्स कर दी। सही फिक्स कर तुसी इन्ने पैसे देने ने, समझे? काम हो या ना हो, तुसी सोचो, लैन तो पहले तुसी देख लेंगे ना इतनी कितनी दी सेल लगी है, उस सामने तुसी मन दे रहे हो ना पैसे। सानी पता चोरी कर रहे हो कि हुण साडा रोल खत्म तुहाडे नाल, जो मर्जी करो। फिक्स एक्साइज ड्यूटी देती और कुछ नहीं देता। साल दी मतलब साल ਦੇ 60 करोड़ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਲੈ ਲਿਆ। 60 करोड़ ਦੇ आदमी ने दिता। अच्छा, कितो 150 करोड़ हो गया उन्हें। 60 करोड़ वो तो सरकार के खाते में गया ना। नहीं, वो सरकार के खाते नहीं, वो दूसरे वाला अमाउंट कह रहा हूँ। कह रहे वो थोड़ा बता रहे हो तुम अभी। 150 करोड़ से आप समझदार हो गए ने, बड़े कारोबार की गल ने गलती ਜਿਹੜੀ बड़ी की है ना, जिस वक्त ठेके मिलने लगे उस वक्त जी ब्लैक लिस्ट कंपनी से उन्होंने दे दिते। हाँ, ये भी आया पेपर न्यूज बोल रहे हैं, ब्लैक लिस्ट वालों को बुला के दिए। जद कि एयरपोर्ट का ठेका 250 करोड़ छुट्टिया से 150 वाला ने देता, और कहता 250 वाला जो ब्लैक लिस्टेड है। अपने बंदों को कमाई कराई है उन्होंने। नहीं, अपने बंदों को नहीं जी, वो तो वो बंदे जो इनको दें, इनके विश्वास पात्र हों। हाँ,
ये जो शख्स गाड़ी में बैठा हुआ दिखाई दे रहा है, जो कह रहा है कि ब्लैक लिस्ट वालों को ठेके देकर सरकार ने गलती कर दी, जिसकी आवाज आप सुन रहे हैं, जो ये बता रहा है कि कैसे पैसे लिए गए, उसका नाम है कुलविंदर मारवा। कुलविंदर मारवा का बेटा है सनी मारवा। सनी मारवा और कुलविंदर मारवा शराब के कारोबारी हैं। सनी मारवा को दिल्ली सरकार की नई शराब पॉलिसी के तहत ठेके मिले थे। सीबीआई ने उसे केस में आरोपी बनाया है। सनी शराब घोटाले के केस में आरोपी नंबर 13 है। सनी की कंपनी का नाम है महादेव लिकर्स, जिसमें वो ऑथोराइज सिग्नेचरी था, यानी उसे कंपनी के दस्तावेजों पर साइन करने का पूरा हक था। सनी मारवा का ताल्लुक उन शराब कंपनियों से भी था जो पोंटे चड्ढा के परिवार की हैं। सनी मारवा एक्साइज डिपार्टमेंट के उन अधिकारियों का करीबी था जिन्होंने दिल्ली की नई शराब पॉलिसी बनाई थी। सनी मारवा का ऑफिस दिल्ली के ओखला और कालकाजी इलाकों में है। शराब घोटाले को लेकर सीबीआई उससे कई बार पूछताछ कर चुकी है। फिलहाल सनी मारवा फरार है, उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। सनी मारवा की कंपनी महादेव लिकर में सनी के पिता भी डायरेक्टर हैं। उन्हें इस कारोबार के बारे में सारी बातें पता है, अंदर की सारी जानकारी है, इसलिए उन्होंने खुलकर एक एक बात बता दी। और जैसा मैंने आपको बताया कि उन्हें यह पता नहीं था कि उनकी बातें रिकॉर्ड हो रही हैं। अगर कुलविंदर मारवा को पता होता तो शायद वो बिल्कुल ना बोलते, खामोश रहते। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज और आम आदमी पार्टी के सारे नेता बार बार ये पूछते थे कि शराब घोटाले के इल्जाम तो लगाए जाते हैं, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि घोटाला कैसे हुआ, कहां हुआ, क्या घोटाला हुआ, किसने किया। कुलविंदर मारवा की बातचीत में इन सारे सवालों के जवाब मिले। बीजेपी इल्जाम लगा रही कि केजरीवाल ने शराब कारोबारियों का कमीशन 2% से बढ़ाकर 12% कर दिया। तो केजरीवाल ने पूछा इसमें घोटाला क्या है? तो आज कुलविंदर मारवा ने खुलासा किया कि शराब कारोबारियों का कमीशन कागज पर 2 से 12% हुआ, लेकिन शर्त यह थी कि शराब कारोबारी आधा कमीशन 12% में से 6% कैश के तौर पर सरकार में बैठे लोगों को वापस करेंगे। मैं फिर से बताता हूं कि 12% में से 6% कमीशन कैश में कन्वर्ट करके नेताओं तक पहुंचाना था। ये कैसे कहा, ये सुनिए। उन्होंने जो खेल खेले उन ते दसना ही है ना कि ना एवे खेल खेलते हैं इन्होंने। खेल तो 12% तो जन्म है, तो दो रानी कहाँ से आया? और शुरू में जो लेते हैं उन्होंने वो मोटे लोड़ की सी 12 पर थोड़े गाड़ी का ट्रक आया, 12% रुपए मिलेंगे 6 तो शुरू कीजिए। शुरू का कोई क्वेश्चन ही नहीं ना, वो तो वैसे प्यार ना जो दे दो, तो साढ़े दिन तो पहले वही दे देंगे जड़े विचोले गए सी। ਵਿਚੋਲੇ ਹੁਣ ਵਿਚੋਲੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਸਰ ਅਸੀਂ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਔਰ ਸਾਡਾ ਜਦ ਸੈਟਲ ਹੋ ਗਈ 6% ਜੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ 6% ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਦੇਣਾ ਹੈ 6% ਦੇਣਾ ਵੀ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਸੁਣ ਲਓ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਲ ਆਇਆ 100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੈ, ਤੇ 12 करोड़ रुपया ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆ ਗਈ, 6 ਕਰੋੜ ਕਾਲਾ ਕਰਕੇ ਐਵੇਂ ਦਿਓਗਾ 10 ਛੱਡੋ। ਹਾਂ ਉਹੀ ਤੇ ਦਿੱਕਤ ਸੀ ਸਾਰੀ। 6 ਕਰੋੜ ਕਾਲਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਗੇ? ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਤੇ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਹੁਣ ਤੇ ਕਾਲਾ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ ਕਰ ਨੋਟ उधर थोड़ी पे नहीं दे देंगे। अब ये साहब कह रहे हैं कि 6% जो कमीशन देना था उसको काला कैसे करेंगे, ब्लैक मनी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये बड़ी दिक्कत थी। तो इसको समझने की जरूरत है। सवाल यह था कि अगर कमीशन बढ़ गया, 2% से बढ़कर 12% हो गया, तो व्यापारियों को क्या दिक्कत? व्यापारियों का कमीशन बढ़ गया, लोगों के लिए शराब महंगी नहीं हुई, एक के साथ एक बोतल मुफ्त मिलने लगी, तो फिर ऐसी पॉलिसी से किसी को क्या दिक्कत थी? तो इसका जवाब कुलविंदर मारवा के एक जवाब से मिलता है। शराब का खेल उलझा हुआ है। कुलविंदर मारवा ने जो कहा उसका मतलब यह कि पहले शराब कारोबारियों की चांदी थी, केजरीवाल की पार्टी पावर में आई तो सरकार ने एक फॉर्मूला निकाला, कमीशन बढ़ा दिया, आगे के दरवाजे से पैसे लिए और पीछे के दरवाजे से इसका 50% आधा वापस ले लिया। कुलविंदर मारवा ने कहा कि असल में शराब व्यापारियों को एक के साथ एक बोतल फ्री बेचने पर भी नुकसान नहीं था, क्योंकि वो ऐसे भी
₹20 का माल ₹100 में बेच रहे थे। एक के साथ एक फ्री देने पर 40 का माल 100 में दे रहे थे, तो भी नुकसान बिल्कुल नहीं था। उन्हें तो फिर भी 60% का मुनाफा हो रहा था। ऊपर से सरकार ने यह छूट दे दी थी, आप किस कीमत पर शराब बेच रहे हैं इसकी कोई लिमिट नहीं है, कोई रोक नहीं है। यानी पहले अगर कोई बोतल ₹100 में मिलती थी तो व्यापारी उस बोतल को अब मन चाहे दाम पर बेच सकेगा। इसलिए शराब कारोबारियों को, ठेकेदारों को कोई दिक्कत नहीं हुई। दिक्कत इन्होंने बताया कि एक बात की थी, जो पैसे 6% कमीशन के तौर पर व्हाइट में लिया था उसे ब्लैक में नेताओं को कैसे दें, करोड़ों के नोट कहां से लाएं। ਇਹਦੇ ਚ ਨਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੀ ਗੇਮ ਤੇ 80% ਹੈਗੀ 80%? 1 ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ 20 ਪੈਸੇ ਗੌਰਮੈਂਟ 20 ਪੈਸੇ ਦਾ ਮਾਲ ਹੁੰਦਾ, 80 ਪੈਸੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦੇ। अच्छा 1+1 ਕਰਨ ਡਰ ਗਈ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। 80 ਇੰਨੀ ਕਮਾਈ ਕਿਵੇਂ? ਇੰਨੀ ਕਮਾਈ ਐਵੇਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਤਕੀ ਚਾਲੇ ਚੱਲੀਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ 20 ਦਾ ਮਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵੇਚੋ, ਸਾਨੂੰ ਫਿਕਸ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ। साढ़े तो इन्हें 253 करोड़ ले लिया। ठीक है, जाओ तो जिन्हें मर्जी दुकाना करो, जो मर्जी करो। 20 पैसा माल आंदा 253 करोड़ एक बंदे दो? एक बंदे। अच्छा, साल दा? 253 नहीं, ये तो मिनिमम साढ़ा है, बाकी तो 500 करोड़ लिया, साढ़ा तो सब तो घाटा का। क्यों? गल में 20 टेंडर जो भरे सी, सबसे छोटे ऐसी ले ले, बाकी 200 टेंडर बने, उन्हें महंगे मिले लेने पे। शराब घोटाले के आरोपी सनी मारवा के पिता कुलविंदर मारवा ने बहुत सारी बातें खुलकर बता दी। ये स्टिंग बीजेपी ने करवाया था। इसे संबित पात्रा, मनोज तिवारी और बीजेपी के बाकी नेताओं ने जारी किया। संबित पात्रा ने कहा, बीजेपी ने घोटाले का सबूत दे दिया, अब केजरीवाल अपनी बेगुनाही का सबूत दें। स्टिंग मास्टर का स्टिंग हो गया है। अरविंद केजरीवाल जी जब मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने खड़े होकर कहा था कि देखो जी, अगर कोई भ्रष्टाचार करे तो आप जरूर उसका स्टिंग कर लेना, आप उसकी रिकॉर्डिंग कर लेना और हमें रिकॉर्डिंग भेज देना, तो हम जो है सच दिखा देंगे। तो आज वही हुआ है, एक स्टिंग हो गया है जो अब पब्लिक डोमेन में है। स्टिंग मास्टर का स्टिंग हो गया है। ये आम आदमी पार्टी, कट्टर भ्रष्टाचारी पार्टी, और दिल्ली के जो नेताओं ने कहा था कि ये बेउड़ी सरकार है, आज कहीं ना कहीं वो साबित हो रहा है। केजरीवाल ने तो आज कुछ नहीं कहा, लेकिन जब मनीष सिसोदिया सामने आए तो रिपोर्टर्स ने उनसे बहुत सारे सवाल पूछे, लेकिन उन्होंने इस स्टिंग के बारे में कोई बात नहीं की। सिसोदिया ने कहा उन्हें सीबीआई से क्लीन चिट मिल चुकी है, इसलिए बीजेपी उन्हें बदनाम करने के नए नए तरीके खोज रही है। बीजेपी फर्जी स्टिंग कर रही है, बीजेपी का स्टिंग बेकार है, और इतनी बात कहकर मनीष सिसोदिया उठकर चले गए। अब जब सीबीआई से एक तरह से क्लीन चिट मिल गई कि जी इनके पास तो कुछ नहीं मिल रहा, तो अब बीजेपी कह रही है जी देखो सीबीआई नहीं ढूंढ पाई, अब हम स्टिंग करके देंगे। फिर वो कोई सड़क पे, चौराहे पे खड़े होकर किसी को गाड़ी पे बिठा के कुछ कहते हैं, उसके कोई सवाल जवाब करते हैं, वो स्टिंग है? मजाक है। तो ऐसे स्टिंग मेरे पास भी है, मैं भी दे दूंगा कल बहुत सारे, फिर आप उसको भी चलाना। थैंक यू। क्या है? कुछ नहीं है। लेकिन आज बीजेपी के नेता पूरी तैयारी के साथ आए थे, इसलिए केजरीवाल और सिसोदिया पर सवालों की बौछार जारी रही। संबित पात्रा ने आरोप लगाया कि केजरीवाल की सरकार दिल्ली के खजाने को बहुत नुकसान पहुंचा रही थी, क्योंकि उसने एक ऐसी पॉलिसी बनाई थी जिसमें 80% कमीशन तो केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की जेब में चला जाता था। 80% प्रॉफिट हमारा है, मतलब ठेकेदारों का, और जो मित्र हैं अरविंद केजरीवाल के, जो मित्र हैं मनीष सिसोदिया के, 80% प्रॉफिट उनका है, और राजस्व को केवल 10% मिलना है, बाकी सारा कुछ मित्रों को मिलना है। 1 रुपए के माल के अंदर 80 पैसे हमारे होते हैं, बस 20 पैसे का माल होता है। जो करना है करिए, हमें अपने कमीशन से मतलब है,
ये अरविंद केजरीवाल की सरकार की नीति रही है। जो ये मारवा साहब थे, उन्होंने कहा कि हम तो कच्ची कॉलोनी में टेंडर ले रहे थे, वहाँ पर तो जो दुकानें होती हैं वो तो सस्ती की दुकानें होती हैं, हमसे 250 करोड़ रुपए लिए हैं, बड़े बड़े वालों से तो 500-500 करोड़ रुपए लिए हैं। डिफेंस कॉलोनी का उन्होंने उदाहरण दिया। आलम यह था कि ये जो शराब नीति बनाई गई थी, इसमें 2% से बढ़ा करके 12% कमीशन इन ठेकेदारों का, इन मित्रों का, अरविंद केजरीवाल का किया गया था। आलम यह था कि अगर एक बोतल के साथ एक बोतल मुफ्त भी दिया जाए या एक बोतल के साथ 2 बोतल भी मुफ्त दिया जाए, तब भी फायदा इन ठेकेदारों को हो रहा था। आप सोचिए किस कदर लूट मची थी। और ये जो हैं ये सरकारी खाते में नहीं जा रहे थे, मतलब ये मनीष सिसोदिया के खाते में जा रहे थे, जिसको हम तब से मोटा माल कह रहे थे। मोटा माल 60 करोड़ का किसी से, मोटा माल 150 करोड़ का किसी से। आप सोच के देखिए किस कदर लूट और घपला, दलाली मची हुई थी। अब मैं आपको इसका दूसरा पक्ष सुनवाता हूं। जब बीजेपी ने सबूतों के सहारे आरोप लगाए तो हमें जवाब का इंतजार था। मनीष सिसोदिया ने क्या कहा वो मैंने आपको सुनवाया। अब मैं आपको आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज की बात सुनवाता हूं। उन्होंने भी कहा कि स्टिंग ऑपरेशन की क्वालिटी अच्छी नहीं है, बीजेपी को अपना स्टैंडर्ड बढ़ाना चाहिए। मेन मकसद उनका क्या है, आप इस बात को समझिए। मेन मकसद है ऑपरेशन लोटस। मैंने तो बड़ी देर तक देखा, कई बार देखा मैंने उसको, और पंखे की आवाज चल रही थी, मैंने पंखे बंद कर दिए अपने ऑफिस में। मैंने कहा ध्यान से सुनो, कुछ तो होगा इन पे। उसमें कुछ नहीं है, आप भी उसको सुन लो, 10-12 बार सुन लो, उसमें कुछ भी नहीं है। ये पता नहीं किसी को ले आए और उसका स्टिंग कर दिया। अरे कोई एक्साइज का कमिश्नर होता, कोई मंत्री होता, कोई आदमी होता जो किसी का नाम ले रहा होता, कोई मुख्यमंत्री का नाम ले रहा होता, कोई क्या कहते हैं उप मुख्यमंत्री का नाम ले रहा होता, उसमें कोई नाम नहीं, कुछ नहीं, उसका कोई सर पैर नहीं। अब एक बात तो, कौन सा नहीं मारवा, हमारा कोई रिश्तेदार है, हमारा कोई मंत्री है, हमारा कोई विधायक है, कौन है? इन्हीं का आदमी, इन्हीं ने 13वें पे नहीं तो 14वें पे डाल दे, 14वें पहले डाले। हमने कौन डाला उसको? इन्होंने डाला है। इन्हीं का आदमी, और पता नहीं उसके कौन रिश्तेदार का कोई कर रहा है। बिल्कुल बेकार, बीजेपी का स्टैंडर्ड बिल्कुल 3rd क्लास, बिल्कुल बेकार स्टिंग लेके आए। इनको कहो कुछ तो लेवल बनाओ यार अपना। आरोपों के बारे में सौरभ भारद्वाज ने भी कुछ नहीं कहा। उन्होंने सिर्फ स्टिंग ऑपरेशन की क्वालिटी पर सवाल उठाए, जैसे मनीष सिसोदिया ने उठाए थे। बीजेपी का आरोप यह है कि केजरीवाल सरकार ने शराब कारोबारियों का कमीशन अपने फायदे के लिए बढ़ाया। मनोज तिवारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। उन्होंने कहा जो कमीशन शराब कारोबारी कमा रहे थे, उसका एक बड़ा हिस्सा बैकडोर से आम आदमी पार्टी के पास पहुंच जाता था। मनोज तिवारी ने कहा कि इस स्टिंग ऑपरेशन के बाद तो केजरीवाल की सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। ये भी आज स्पष्ट हो गया कि जो रेवेन्यू दिल्ली सरकार को आता था वो शराब व्यापारियों को क्यों दिया जाता था, क्योंकि वो पीछे से घूम करके इनके पास जाना होता था। आज दिल्ली के बच्चे कह रहे हैं कि मनीष अंकल आपने हम सबको ढाल बनाकर दिल्ली को ऐसे लूट लिया। दिल्ली की महिलाएं, माताएं, बहनें कह रही हैं कि बेटा केजरीवाल, तुम अपना भोला भाला चेहरा दिखाकर इसके पीछे इतना बड़ा लुटेरा चेहरा रखे हुए थे। आज कच्ची कॉलोनियों के लोग क्या सोच रहे होंगे, जिनको टारगेट किया गया, इस स्टिंग में आया कि कच्ची कॉलोनियों में और ज्यादा बिक सकता है शराब, बेचो जितना बेच सकते हो। कच्ची कॉलोनियों के लोगों को, झुग्गी वालों को आप शराब के समंदर में डुबाना चाहते थे, लूटने के लिए दिल्ली को। तो अब समझ में आया है कि क्यों दिल्ली की ये दुर्दशा है, क्यों गलियां टूटी हैं, क्यों हवा प्रदूषित है, क्यों पानी जहरीला है। अब समझ में आ रहा है। ऐसे लोगों को अपने पद पे बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन हमारा मन ये भी कह रहा है कि सही मायने में दूध का दूध, शराब का शराब जारी है।
चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, जल्दी ही सिसोदिया और भ्रष्टाचारी गैंग के मुखिया अरविंद केजरीवाल की भी बारी है। इस पूरे मामले में जिस बीजेपी के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने पुलिस को सबसे पहले शिकायत दर्ज की थी, उन्होंने अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग कर ली। सिरसा ने आज आरोप लगाया कि केजरीवाल ने दिल्ली में शराब घोटाला किया और उस पैसे से पार्टी का चुनाव प्रचार किया। किस तरह से अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया ने पैसे का लेन देन किया, वो पैसा गोवा और पंजाब चुनाव में लगाया गया, किस तरह से 12% कमीशन बढ़ाया गया और उनका आधा 50% इन्होंने लिया, किस तरह से दिल्ली के अंदर स्कूलों का जो स्कूल 3 लाख में बनना था उसको 30 लाख में बनाया गया, किस तरह से आज ट्रांसपोर्ट का घोटाला आपके सामने है, बसें खरीदने में कितना बड़ा घोटाला किया गया। तो पैसे को लूटने का काम जो अरविंद केजरीवाल ने किया है, मुझे लगता है कि उस सरकार को रहने का कोई अधिकार नहीं है। क्योंकि स्टिंग ऑपरेशन हुआ था, बहुत सारी बातें सामने आई थी, तो आज हर वक्त शराब घोटाले की बात होती रही। लेकिन तो भी आम आदमी पार्टी के नेताओं ने एक बार फिर इसे डिफ्लेक्ट करने की कोशिश की, एक नया फॉर्मूला खोजा। तो ये बात भी आपको सुनवा देता हूं। इन ऑल फेयरनेस, आम आदमी पार्टी की बात भी सुनवाई जानी चाहिए। सीबीआई के अफसर की आत्महत्या के केस को बचाव के तौर पर आज मनीष सिसोदिया ने पेश किया। मनीष ने कहा कि सीबीआई के एक डिप्टी लीगल एडवाइजर जितेंद्र कुमार ने इसलिए सुसाइड कर लिया क्योंकि जितेंद्र पर सिसोदिया को फंसाने का दबाव डाला जा रहा था। जिस सीबीआई अधिकारी ने सुसाइड किया था वो जितेंद्र कुमार जी थे, डेप्यूटी लीगल एडवाइजर। ये सीबीआई के एंटी करप्शन ब्रांच में लीगल एडवाइजर थे। इनका काम था लीगली चीज़ों को अप्रूव करना, उनको रिजेक्ट करना, उनकी सारी लीगलिटी को देखना। और मेरे खिलाफ जो फर्जी एफआईआर कराई गई है एक्साइज के मामले में, उसका भी लीगल मामला वही देख रहे थे। पता ये चला है कि मेरे खिलाफ गलत तरीके से केस बनाकर, ये उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा था कि मेरे खिलाफ गलत तरीके से केस बनाकर मुझे अरेस्ट कराने की लीगल मंजूरी दें। उनके ऊपर जिन अधिकारी ने, सीबीआई के जिस अधिकारी ने सुसाइड किया है, उनके ऊपर गलत तरीके से दबाव बनाया जा रहा था कि मेरे खिलाफ इलीगल तरीके से, फर्जी तरीके से केस बना के मेरे अरेस्ट को मंजूरी दें, जिसको वो मंजूरी नहीं दे रहे थे। उनके ऊपर इतना दबाव था कि वो मानसिक दबाव में आ गए और उन्होंने सुसाइड कर लिया। मनीष सिसोदिया ने दबाव बनाने का, आत्महत्या करने का जो इल्जाम लगाया वो गंभीर है। इसलिए हमने सीबीआई से सवाल पूछा। सीबीआई ने आम आदमी पार्टी के नेताओं के आरोपों को गलत और बेबुनियाद बताया। सीबीआई की तरफ से एक बयान जारी किया गया जिसमें कहा गया जिस अफसर जितेंद्र कुमार ने सुसाइड किया है, आत्महत्या की है, उनका मनीष सिसोदिया के केस से कोई संबंध नहीं था, वो इसकी जांच से किसी तरह से नहीं जुड़े थे। जब सीबीआई का जवाब आ गया तो बीजेपी को मौका मिला, आम आदमी पार्टी पर काउंटर अटैक हुआ। कपिल मिश्रा ने कहा कि मनीष सिसोदिया को एक व्यक्ति की मौत को इस तरह से सियासी काम के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। केजरीवाल को कम से कम भगवान से तो डरना चाहिए। एक सीबीआई के अफसर की मृत्यु पर जिस प्रकार का घटिया खेल मनीष सिसोदिया जी कर रहे हैं वो शर्मनाक है। देखिए मनीष जी, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि शराब माफिया के हाथों आपने अपना जमीर बेचा, अपनी आत्मा भी बेच दी क्या? आपने जो बोला, एक ऑफिसर जिसकी अभी मृत्यु हुई है, जो भी आपने बोला, कोई एक भी सबूत है आपके पास? कोई एक भी ऐसा तथ्य है अपनी बात को साबित करने वाला? उस ऑफिसर का कोई बयान, उसके परिवार का कोई बयान, कहीं कोई भी ऐसी बात है आपके पास? आपने सीधा, क्योंकि आपका घोटाला, आपकी चोरी पकड़ी गई है, आपने उससे जोड़ दिया पूरे मामले को। देखिए, यहां तो न्याय हो गई, आप जेल जाओगे, लेकिन ऊपर वाला भी देख रहा है, ईश्वर भी देख रहा है, वहां उसके यहां भी न्याय होना है, उससे डरिए। अब दिल्ली में शराब घोटाले को लेकर तकरार काफी दिन से चल रही है। इस सारे मामले के बैकग्राउंड को समझने की जरूरत है। बीजेपी ने केजरीवाल की सरकार पर शराब घोटाले का आरोप लगाया, इल्जाम लगाया कि दिल्ली में केजरीवाल की सरकार ने जो शराब पॉलिसी लागू की, उसके जरिए शराब के व्यापारियों और ठेकेदारों को जबरदस्त फायदा पहुंचाया गया
और इसके बदले में करोड़ों रुपए रिश्वत के तौर पर लिए गए। इस पर सीबीआई ने मनीष सिसोदिया के खिलाफ केस दर्ज किया। केजरीवाल और सिसोदिया ने एक्साइज पॉलिसी को लेकर उठाए गए सवालों का कभी सीधा जवाब नहीं दिया। उन्होंने यह पॉलिसी वापस जरूर ले ली और उन्होंने कहा कि यह सब उनकी सरकार को गिराने के लिए किया जा रहा है। जब मनीष सिसोदिया के घर पर रेड हुई तो केजरीवाल ने कहा कि उनके विधायकों को 20-20 करोड़ रुपए का ऑफर दिया गया। इस तरह के बहुत सारे आरोप और प्रत्यारोप दोनों तरफ से कई दिन से चल रहे थे। लेकिन यह सही है कि मनीष सिसोदिया के यहां जो रेड हुई उसमें कुछ नहीं निकला। उनके बैंक लॉकर खोलकर देखे गए, वहां भी कुछ नहीं मिला। इसलिए मनीष सिसोदिया ने कहा कि सीबीआई ने मुझे क्लीन चिट दे दी। आज सीबीआई ने कहा कि उन्होंने इस मामले में किसी को क्लीन चिट नहीं दी है। मनीष सिसोदिया दूसरी बात यह कहते थे कि बीजेपी के पास कोई सबूत नहीं है, सिर्फ आरोप लगाए जाते हैं। आज बीजेपी ने स्टिंग करके शराब घोटाले का सबूत सामने रख दिया तो सिसोदिया ने नया सवाल उठाया, पूछा कि बताओ सीबीआई के लीगल अफसर ने आत्महत्या क्यों की? तो सीबीआई ने इसका जवाब दिया, कहा जिस अफसर ने आत्महत्या की उसके पास से कोई सुसाइड नोट नहीं निकला और मनीष सिसोदिया की कैसी जांच से उस अफसर का कोई संबंध नहीं था। आज जब मनीष सिसोदिया से स्टिंग ऑपरेशन के बारे में पूछा गया तो मैंने आपको दिखाया कि कैसे उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और पहली बार यह हुआ कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर चले गए, सवालों के जवाब नहीं दिए। असल में मुझे हमेशा यह लगता रहा है कि आम आदमी पार्टी जवाब देने में बहुत तेज है। इसके नेता और प्रवक्ता उत्तर देने के लिए हमेशा तैयार और तत्पर रहते हैं और हमेशा बड़ी चतुराई से सवालों का जवाब देते हैं। इसीलिए एक्साइज पॉलिसी के बारे में केजरीवाल और उनके पार्टी के नेताओं की खामोशी देखकर आश्चर्य होता है। जवाब देना तो दूर, वो अपनी एक्साइज पॉलिसी के बारे में बात करना भी अवॉइड करते हैं। आज भी स्टिंग ऑपरेशन का कोई डायरेक्ट जवाब देने नहीं आया। लोकतंत्र में आरोप प्रत्यारोप नॉर्मल बात है। आम आदमी पार्टी ने भी हजारों बार इल्जाम लगाए हैं, बड़े बड़े नेताओं पर आरोप लगाए हैं, सवाल पूछे हैं और हमेशा अपेक्षा की है कि उनके जवाब मिलेंगे। इसी तरह की उम्मीद, इसी तरह की अपेक्षा अगर उन पर इल्जाम लगाने वाले करें तो उसमें कुछ गलत नहीं है। वैसे आजकल राहुल गांधी भी केजरीवाल के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। वो भी जवाब नहीं देते, बस सवाल पूछते हैं और आजकल तो वादे भी करते हैं। केजरीवाल ने गुजरात में मुफ्त बिजली देने का वादा किया तो राहुल गांधी ने आज गुजरात जाकर मुफ्त बिजली के अलावा किसानों के लोन माफ करने, 10 लाख तक का इलाज मुफ्त कराने, 1000 का गैस सिलेंडर 500 में देने जैसे कई बड़े बड़े वादे कर दिए। आज राहुल गांधी गुजरात में थे। राहुल ने आज अहमदाबाद में एक रैली की। रैली का नाम था परिवर्तन संकल्प सभा। रैली में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गुजरात के इंचार्ज के तौर पर शामिल हुए। इस रैली में राहुल गांधी ने कहा कि अगर गुजरात में कांग्रेस की सरकार बनती है तो सस्ता सिलेंडर, मुफ्त इलाज और 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलेगी। कोरोना पीड़ितों के परिवारों को 4-4 लाख रुपए दिए जाएंगे। राहुल ने कहा कि अगर गुजरात में कांग्रेस की सरकार बनती है तो सरकारी नौकरियों में कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम बंद कर दिया जाएगा और युवाओं को पक्की नौकरी दी जाएगी और जब तक युवाओं को नौकरी नहीं मिलती उन्हें 3000 रुपए का बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। और इस पर राहुल ने बीजेपी पर आरोपों की झड़ी लगाई। राहुल ने कहा कि बीजेपी के राज में किसानों की हालत खराब हो गई है। बीजेपी ने सरदार पटेल की प्रतिमा तो बना दी, लेकिन जिन किसानों के लिए सरदार पटेल उम्र भर संघर्ष करते रहे, उन किसानों की दशा सुधारने के लिए बीजेपी सरकार कुछ नहीं करती। आपने उनकी शरीर की मूर्ति बनाई, मगर वो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं थे, वो गुजरात और हिंदुस्तान की किसानों की आवाज थे। मतलब जो भी उनके मुंह से निकलता था, जो भी उनके मुंह से निकलता था, वो गुजरात और हिंदुस्तान के किसानों के हित के लिए निकलता था। तो बीजेपी एक तरफ सरदार पटेल जी की मूर्ति का इंतजार करती है, दुनिया में सबसे बड़ी मूर्ति खड़ी कर देती है, और दूसरी तरफ जिस चीज के लिए
सरदार पटेल जी जिए और मरे, 24 घंटा उन लोगों के खिलाफ काम करते। अब बीजेपी के नेता कहते हैं कि जब तक कांग्रेस के इलेक्शन की कमान राहुल गांधी के हाथ में है, उन्हें तब तक कोई चिंता नहीं है। केजरीवाल को लगता है कि वो कांग्रेस का विकल्प बन सकते हैं, कांग्रेस की जगह ले सकते हैं। दिल्ली में केजरीवाल ने कांग्रेस की जमीन पर कब्जा कर लिया, पंजाब में भी यही हुआ। कांग्रेस सियासी दौर से बाहर हो गई, केजरीवाल की पार्टी सरकार में पहुंच गई। गोवा में कांग्रेस कमजोर हुई, केजरीवाल पहुंच गए। अब गुजरात में कांग्रेस के विकेट लगातार गिर रहे हैं और वहां केजरीवाल अपनी जमीन, अपनी उम्मीद तलाश रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी को उन सब बातों से कोई मतलब नहीं, उन्हें पार्टी से भी मतलब नहीं है। उन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि सामने कौन सी पार्टी है, मुकाबला किससे है। वो तो सिर्फ नरेंद्र मोदी को अपना सियासी दुश्मन मानते हैं और खुद को नरेंद्र मोदी के विकल्प के तौर पर पेश करते हैं। अशोक गहलोत, जयराम रमेश, भूपेश बघेल जैसे कांग्रेस के तमाम नेता राहुल गांधी को यही समझाते हैं कि वही मोदी का मुकाबला कर सकते हैं, वही कांग्रेस को दोबारा अपने पैरों पर खड़ा कर सकते हैं। इसलिए कांग्रेस का अध्यक्ष भी उन्हें बनना चाहिए और विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री पद का दावेदार भी उन्हीं को होना चाहिए। लेकिन यहां भी मुसीबत है कि 2024 अभी दूर है, फिर भी प्रधानमंत्री पद के दावेदार सामने आते जा रहे हैं। एक और दावेदार नीतीश कुमार आज दिल्ली पहुंचे और दूसरे दावेदार राहुल गांधी से मिले। जब राहुल गांधी गुजरात से लौटकर दिल्ली पहुंचे तो नीतीश कुमार उनका इंतजार कर रहे थे। नीतीश आज ही दिल्ली आए हैं, 3 दिन तक दिल्ली में रहेंगे और 3 दिन में नीतीश कुमार विपक्ष के कई नेताओं से बात करेंगे। इनमें बहुत सारे ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। तो शुरुआत राहुल गांधी के साथ हुई, 50 मिनट की मीटिंग थी। राहुल गांधी के साथ मीटिंग पर नीतीश कुमार ने कुछ नहीं कहा। हालांकि मीटिंग से पहले भी उन्होंने वही बात कही जो वो अब तक कहते आए हैं, प्रधानमंत्री पद की उन्हें तो कोई इच्छा नहीं है, प्रधानमंत्री के पद का तो उन्हें कोई लालच नहीं है। उनका मकसद तो बीजेपी को सत्ता से दूर करना है। वो तो सिर्फ विरोधी दलों को एक साथ एक मंच पर लाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि विरोधी दलों की एकता के बगैर बीजेपी को हराना मुश्किल है। इसके बाद उनसे फिर पूछा गया कि मोदी को हटाएंगे तो बनाएंगे किसको? तो नीतीश कुमार ने कहा उन्हें तो इस पद की ख्वाहिश नहीं है। चेहरा कितना बड़ा मसला होगा? नहीं, विपक्ष एकजुट हो जाएगा सब लोग तो बहुत अच्छा माहौल बनेगा। ये तो है ही हम लोगों की राय। तो जितने लोग जुट जाएंगे एक साथ तो बहुत अच्छा होगा। अपना पॉलिटिक्स बात हो रही है, नहीं चेहरा की बात नहीं। देखिए सब एकजुट होंगे तो आपस में विमर्श करके जो भी चुनना करेंगे। आपको प्रधानमंत्री नहीं ना, हम नहीं वो एकदम वो ऐसे ही बोलते रहता है कोई जिसको बोलना। लेकिन मेरी कोई इच्छा नहीं, हमारी न कोई इच्छा है न मेरी कोई आकांक्षा, वो सब मत बोलिए। मेरी बस एक ही इच्छा है कि अधिक से अधिक विपक्ष अगर एकजुट हो जाएगा तो बहुत अच्छा होगा। उसके लिए जो हम लोगों का सहयोग होगा हम लोग करेंगे। लेकिन ये नहीं है कि हम लोगों का कोई दावा है, ऐसा कुछ नहीं कि हम लोगों का हमारा कोई दावा है। हमारी इच्छा यही है कि सब एकजुट हों और उसी के लिए अपना जो बातचीत करना होगा बातचीत करते रहेंगे। कोशिश करते। आपका नाम प्रस्ताव में अगर आगे आया तो आप नहीं वो सब छोड़ दिया, हम उसके बारे में सोचते भी नहीं। बीजेपी हमको एकदम अपने बारे में। क्या बीजेपी का नंबर कम किया जा सकता है जो अभी 300? देखिए अगर सब एकजुट हो जाएंगे, विपक्ष के लोग और सारे लोग अगर मिल जाएंगे, अधिकांश लोग मिल जाएंगे तो स्वाभाविक है। नीतीश कुमार से एक रिपोर्टर ने पूछा कि अगर प्रधानमंत्री के पद के दावेदार के तौर पर उनके नाम पर सहमति बनी तो क्या वो तैयार होंगे? तो नीतीश बोले नहीं, उन्होंने ये सब सोचा नहीं, हम तो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। अब इसके कई मतलब हैं, आप जो चाहे मतलब लगा सकते हैं। राहुल गांधी के अलावा नीतीश कुमार का शरद पवार, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, सीताराम येचुरी, डी राजा और ओम प्रकाश चौटाला से भी मिलने का प्रोग्राम है। दिल्ली रवाना होने से पहले नीतीश कुमार पटना में लालू यादव से मिलकर आए। लालू ने नीतीश को आगे का प्लान समझा दिया है। लालू बीमार हैं लेकिन एक्टिव हैं। वो पटना में राबड़ी देवी के सरकारी घर पर रहते हैं। नीतीश कुमार राबड़ी देवी के घर पहुंचे थे। वहां डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव भी मौजूद थे।
आरजेडी की मदद से मुख्यमंत्री बनने के बाद 1 महीने के अंदर दूसरा मौका है जब नीतीश कुमार ने राबड़ी देवी के घर जाकर लालू यादव से मुलाकात की है। पहली बार दोनों नेता तब मिले थे जब लालू दिल्ली से पटना आए और आज नीतीश दिल्ली से पटना आ रहे हैं। माफ कीजिएगा, आज वो पटना से दिल्ली आ रहे थे। लालू यादव के साथ मुलाकात में क्या बात हुई ये तो नीतीश कुमार ने नहीं बताया, सिर्फ इतना कहा कि लालू यादव और उनके विचार तो एक जैसे ही हैं। ऐसे ही आपस में बातचीत कर रहे थे और बात करके अब फिर जाएंगे। लौट करके जब आवेंगे तो उसके बाद आप लोगों से फिर बतियाएंगे। ताज कोई सब बात तक बात क्या हुई हमारी इनकी बातचीत क्या, हम लोग तो एक ही विचार के बड़े भाई से मिलने आए थे, आशीर्वाद लेने आए। ना वो एक ही बात, हम लोगों का आपस का राय एक ही है और वही सब चीज के लिए हम भी जा रहे हैं दिल्ली। सब लोगों से मुलाकात होगी, वही सब बात है कि हम लोगों की तो एक ही ना है, इसलिए आपस का तो बातचीत हमेशा रहना है ना, कि कहीं भी कोई बात है वैसे ही ऐसे ही आ रहा है। तो अब नीतीश कुमार तो साफ साफ बात नहीं कही, लेकिन तेजस्वी यादव हमेशा साफ साफ कहते हैं। आज भी उन्होंने कहा नीतीश कुमार को विपक्ष को गोलबंद करने की जिम्मेदारी दी गई है। अगर विपक्ष एकजुट हो गया तो बीजेपी के लिए 2024 की राह आसान नहीं होगी। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने स्पष्ट रूप से साफ साफ ये कहा है कि भाई, और ललन सिंह जी ने भी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जदयू के हैं, साफ तौर पे कहा है कि नीतीश जी का एकमात्र अभी लक्ष्य है कि सभी जितने विपक्ष के दल हैं देश भर में सबको एकजुट करना है। और ये भी स्पष्ट बताया है कि भाई कोई प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं है। और ये एक बड़ा काम है कि सभी विपक्ष की जितने भी दल हैं सबको लामबंद करें, गोलबंद करें, ताकि जो कम्युनल फोर्सेस जो हैं, जिस प्रकार से देश के संपत्तियों को बेचा जा रहा है, तरह तरह की बातें आ रही हैं, उसको लेके एक जो है सब लोग गोलबंद होंगे तो हम लोगों को जहां तक लगता है कि 24 में भाजपा के लिए, एनडीए के लिए मुश्किल होगा। नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे से हाशिए पर आ चुकी लेफ्ट पार्टीज को थोड़ी बहुत उम्मीद जगी है। नीतीश कुमार सीताराम येचुरी से भी मिलेंगे। सीताराम येचुरी ने कहा कि नीतीश कुमार ने यह मान लिया है कि उन्होंने बीजेपी के साथ जाकर गलती की थी, अब विरोधी दल उनका स्वागत करेंगे। येचुरी ने कहा, जहां तक प्रधानमंत्री पद की दावेदारी का सवाल है तो नीतीश कुमार में प्रधानमंत्री बनने की सारी क्वालिटीज हैं, लेकिन फिलहाल इस पर बात करने का वक्त नहीं है। भी अच्छी बात है, वो खुद कह रहे हैं कि वो गलती हुई उनसे कि वो वहाँ पे गए, और यह स्वागत करते हैं हम कि वो आए सेकुलर ताकतों के साथ मिलकर। कौन होगा प्रधानमंत्री कौन नहीं ये सब तय होंगे, और नीतीश जी के अंदर भी क्वालिफिकेशन है, उसके अंदर कोई दो राय नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि वो समय उस समय आएगा जब वो तय होगा, उसका समय अब नहीं है। असल में नीतीश कुमार ने कल ही कहा था कि उन्होंने 2017 में बीजेपी के साथ जाकर बहुत बड़ी गलती की। जेडीयू कार्यकारिणी की बैठक में नीतीश कुमार ने कहा कि बीजेपी के साथ जाने जैसी गलती अब दोबारा नहीं करेंगे। येचुरी नीतीश कुमार के इसी बयान का जिक्र कर रहे थे। मैं आपको सुनवा देता हूं कि कल नीतीश ने क्या कहा था। आप समझ लीजिए कि 13 में हम लोग तो अलग हो गए थे, इनके साथ जो ही अलायंस था एनडीए का, तो उससे अलग हो गए हम लोग। और उसके बाद जिस तरह से हम लोगों ने काम करना शुरू किया तो उसमें बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन उसके बाद 17 में फिर एक गलती हुई है कि फिर हम लोग वापस चले गए, तो उसके चलते कुछ राज्यों के कई लोग हम लोग से अलग हो गए। लेकिन अब जब हम लोगों ने फिर अलग होने का निर्णय किया तो बाकी सब जगह जो थोड़ा अलग हुए थे उनमें से कई लोग कह रहे हैं कि बहुत अच्छा किए, अब ये ठीक है। अब नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ जाने पर अपनी गलती मानी तो जवाब सुशील मोदी ने दिया, जो उनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे। सुशील मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार इस तरह कई बार गलती मान चुके हैं। 2013 में बीजेपी के साथ जाने पर गलती मानी थी, फिर 2017 में जिंदगी में दोबारा कभी
आरजेडी के साथ न जाने की कसम खाई थी। अब फिर कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ जाना गलत था, इसीलिए लालू यादव ने उन्हें पलटू राम का नाम दिया था। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ समझौता कर उन्होंने जिंदगी की बहुत बड़ी गलती की और अब मुक्त महसूस कर रहे हैं। नीतीश जी, मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि 2013 में जब आपने भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन तोड़ा था, उसमें आपने क्या कहा था? संघ मुक्त भारत की बात कही थी आपने कहा था मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन संघ और बीजेपी से हाथ नहीं मिलाएंगे। फिर 3 साल के बाद क्यों हाथ मिला लिया? और 17 महीने के बाद जिस राजद से आपने हाथ मिलाया, उनको क्या कहा आपने कि जिन राजद के नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं उनको इसके बारे में सफाई देनी चाहिए। मेरी अंतरात्मा स्वीकार नहीं करती कि मैं ऐसे लोगों के साथ गठबंधन में रहूं। और आपने ये भी बयान दिया कि बेनामी संपत्ति पर कार्रवाई किए जाने के मैं पक्ष में हूं, और जिन लोगों पर बेनामी संपत्ति की कार्रवाई हो रही है उनके साथ मैं सरकार कैसे चला सकता हूं। तो नीतीश जी, कभी आप बीजेपी को कहते हैं मिट्टी में मिल जाएंगे, कभी राजद को कहते हैं, कभी मांझी जी को बनाते हटा देते, कहते गलती हो गई। आप गलती करते चले, उसका खामियाजा बिहार की जनता भुगतती रहे। अब बिहार की जनता आपको बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। और आप जिस मिशन में लगे हैं कि बीजेपी को अपदस्थ कर देंगे, सारे विपक्ष को एकजुट करेंगे, तो इस मिशन में तो केसीआर फेल कर गए, ममता बनर्जी फेल कर गई, शरद पवार फेल कर गए, आपको भी फेल होना अवश्यंभावी है। कोई भी नरेंद्र मोदी का कितना भी प्रयास कर ले, कोई मुकाबला नहीं कर सकेगा। नीतीश कुमार पलटी मारते हैं, ये तो कोई बताने और समझाने की भी जरूरत नहीं है, सब जानते हैं। अब सवाल है कि नीतीश कुमार तो प्रधानमंत्री बनने का दावा कर रहे हैं। वैसे कोई ये कहता नहीं कि उसे प्रधानमंत्री बनना है, सब यही कहते हैं कि उसकी कोई इच्छा नहीं है। राहुल गांधी भी यही कहते हैं, केजरीवाल भी यही कहते हैं, और केसीआर भी यही कहते हैं, और ममता बनर्जी भी यही कहती हैं। लेकिन सच्चाई तो सब जानते हैं कि झगड़ा तो प्रधानमंत्री की कुर्सी का ही है। प्रधानमंत्री पद के दावेदारी पर ही बात बिगड़ जाती है। ममता अलग हो जाती हैं, केसीआर अलग हो जाते हैं, वरना मोदी के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने की कोशिशें कई बार हुई हैं, बहुत बार हुई हैं। जहां तक नीतीश का सवाल है, तो दोनों पार्टियों के कई बड़े नेता आपसी बातचीत में यह बताते हैं कि लालू दोबारा नीतीश का साथ देने के लिए इस बात पर तैयार हुए कि फिलहाल नीतीश चीफ मिनिस्टर रहेंगे। 2024 से पहले नीतीश बिहार छोड़कर देश की सियासत में चले जाएंगे और तेजस्वी बिहार की राजनीति संभालेंगे। तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा और नीतीश एंटी मोदी मोर्चे का नेतृत्व करने के लिए दूसरे दलों को राजी करेंगे। तो इसीलिए लग रहा है कि नीतीश अभी से 2024 की तैयारी में जुट गए। अब आपको बिहार के पड़ोसी राज्य झारखंड के सियासी हालचाल के बारे में बताता हूं। आज झारखंड असेंबली का स्पेशल सेशन हुआ। इसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विश्वास प्रस्ताव रखा। चूंकि हेमंत सरकार की बहुमत पर किसी ने सवाल नहीं उठाया था, इसीलिए बीजेपी ने विश्वास प्रस्ताव के पर वोटिंग के दौरान वॉकआउट किया। विपक्ष की गैर मौजूदगी में कॉन्फिडेंस मोशन पर वोटिंग हुई और 81 मेंबर्स वाली झारखंड विधानसभा में हेमंत सोरेन के विश्वास मत के पक्ष में 48 वोट पड़े। इसके बाद हेमंत सोरेन ने ट्वीट करके कहा, जीते हैं हम शान से, विपक्ष जलते रहें हमारे काम से, लोकतंत्र जिंदाबाद। इससे पहले असेंबली में बहस के दौरान भी हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर निशाना साधा, जमकर हमला किया। हेमंत सोरेन ने कहा कि बीजेपी को लूट खसोट की आदत पड़ गई है, बीजेपी के मुंह में राम और बगल में छुरी होती है। इनको घटना करना कुछ नहीं है, इनको लूट कर खाने की आदत रही है अध्यक्ष महोदय। दाल लगाएगा कोई, काटेंगे ये। अध्यक्ष महोदय, ये वही सामंतवादी लोग हैं और वही मनुवादी लोग हैं जिनकी वजह से आज तक इस देश का न आदिवासी, न दलित, न पिछड़ा आगे आ पा रहा। आज देश का राष्ट्रपति एक आदिवासी महिला को बनाकर आदिवासी मुख्यमंत्री का सत्ता छीनने की तैयारी कर रहा है। ये लोग वो लोग हैं अध्यक्ष महोदय, मुंह में राज, बगल में छुरी, जैसा मौका मिलेगा आपका गर्दन काट देगा अध्यक्ष महोदय। विधानसभा में विपक्षी नेता और बीजेपी लीडर बाबूलाल मरांडी ने कहा कि हेमंत सोरेन से
बहुमत साबित करने के लिए किसने कहा था? मुद्दा तो हेमंत सोरेन की मेंबरशिप का है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि असल में हेमंत सोरेन को अपनी पार्टी के विधायकों पर भरोसा नहीं था, इसीलिए उन्होंने असेंबली का स्पेशल सेशन बुलाया। चाली के बेला में मुख्यमंत्री गैर संवैधानिक काम कर रहे। भाई विश्वास मत तो तब होता है जब गवर्नर कोई उनको निर्देशित करे या कोर्ट की ओर से उनको निर्देशित करे। किसी ने उनको कोई निर्देशित नहीं किया है। तो आज उनके पास जो विश्वास की संकट है तो अपने लोगों से है, सहयोगी लोगों से है। और इसीलिए आपने देखा होगा पिछले दिनों कांग्रेस के विधायकों को, कांग्रेस के लीडर को बस में किस प्रकार से बोझ करके रांची से रायपुर तक ले गए, रायपुर से रांची लाए हुए हैं। यहाँ भी अपने घर में लोगों को रहने नहीं दिए और उसको बंधक बना करके कह सकते हैं कि एक होटल, क्या कहते हैं, सर्किट हाउस में रखे हुए। तो बिल्कुल ये स्पष्ट है कि भैया अपने लोगों की उनकी संकट है और इसलिए उन्होंने गैर संवैधानिक इस प्रकार के काम कर रहे हैं जो अपने लोगों के ऊपर उनको भरोसा नहीं है। बीजेपी के इस सवाल का जवाब दिया हेमंत सोरेन के भाई बसंत सोरेन ने। बसंत सोरेन खुद विधायक हैं। अगर हेमंत सोरेन की मेंबरशिप चली जाती है तो बसंत सोरेन भी चीफ मिनिस्टर की कुर्सी के दावेदार हैं। बसंत सोरेन ने कहा कि बीजेपी तमाम तरह की बातें फैला रही है, इसलिए जवाब देने के लिए कॉन्फिडेंस मोशन जरूरी था। अब गवर्नर को जल्दी फैसला करना चाहिए। इसकी जरूरत पड़ी नहीं है, ये इनको दिखाना जरूरी था। जो ये अपना जो कॉकस तैयार कर रहे थे कि इनके पास बहुमत नहीं है, विधायक टूट रहे हैं, टूटने के कगार पे हैं, ये स्थिति जो ये सरकार को गिराने की जो बात लोग निरंतर जनता को भ्रमित करने का जो काम कर रहे थे, उसी का तोड़ था आज। देखिए, जिसके घर खुद शीशे के होते हैं ना, दूसरे के घर में पत्थर नहीं मारते हैं। यहाँ तो ईंट है, पत्थर नहीं है, शीशा नहीं है। यहाँ ईंट से जुड़ा हुआ एक दूसरे का गठबंधन है जो मजबूती से चलेगा। पूरे साल नहीं, ये 2500 साल चलेगा। ये देखिएगा। आरोप बीजेपी ये लगा रही है कि बेटियां सुरक्षित नहीं है, महिलाएं है, उन्हीं का काम है आरोप लगाना। हम लोग पक्ष में रहें तो आरोप, विपक्ष में रहेंगे तब भी आरोप ही झेलेंगे, क्योंकि यहाँ का मुख्यमंत्री आदिवासी है, यहाँ का विपक्ष का नेता भी आदिवासी ही बनता है। तो इनको जो आदिवासी शब्द है, जो कौम है, उनसे नफरत है। झारखंड में हेमंत सोरेन की विधानसभा की मेंबरशिप रहेगी या जाएगी, गवर्नर इस पर कितना फैसला करेंगे, बीजेपी के नेताओं को अब इसका इंतजार नहीं है, लेकिन जेएमएम के नेताओं को बेचैनी है। बीजेपी जानते कि हेमंत सोरेन की मेंबरशिप चली जाए तो भी वो सरकार नहीं बना पाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो तो कह रहे हैं कि अब चुनाव होना चाहिए। लेकिन जेएमएम में बेचैनी इसलिए है क्योंकि बसंत सोरेन, रविन्द्रनाथ महतो, जगन्नाथ महतो, चंपई सोरेन, ऐसे कई नेता हैं जो ताकतवर हैं, जिनके अपना अच्छा सपोर्ट बेस है। वो सब चीफ मिनिस्टर बनने की उम्मीद लगाए बैठे हैं और उनकी उम्मीदें इस बात पर टिकी हैं कि गवर्नर हेमंत सोरेन की मेंबरशिप को कब हटाते हैं। और गवर्नर के फैसले में जितनी देर हो रही है, हेमंत सोरेन की बेचैनी उतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है। सियासत के बाद क्रिकेट के मैदान में चलते हैं, जहां क्रिकेट के नाम पर सियासत हुई। एशिया कप में कल पाकिस्तान के खिलाफ भारत की हार हुई, ये सबने देखा। लेकिन मैदान के बाहर कैसे टीम इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान की तरफ से साजिश हुई, ये मैं आपको बताता हूं। पाकिस्तान की हार के बाद पाकिस्तान की तरफ से टीम इंडिया के खिलाड़ी अर्शदीप सिंह के खिलाफ जबरदस्त प्रोपेगेंडा शुरू हुआ। मैच के 18वें ओवर में हर्षदीप से एक कैच छूट गया था। उसके बाद ट्विटर पर भारत के क्रिकेट फैन अर्शदीप को ट्रोल करने लगा कि जैसे भारत के लोग उनसे बहुत नाराज हो गए। लेकिन जब इसकी गहराई से जांच की गई तो पता चला कि अर्शदीप के खिलाफ भारत के लोग नहीं, पाकिस्तान में से साजिश के तहत ट्रोलिंग की जा रही थी। पाकिस्तान से अर्शदीप का विकिपीडिया पर प्रोफाइल भी बदल दिया गया, उन्हें खालिस्तानी बता दिया गया। विकिपीडिया पर अर्शदीप को खालिस्तानी बताने के साथ साथ गद्दार भी कह दिया गया। ये सारे के सारे ट्वीट पाकिस्तान के अलग अलग सूबों से किए जा रहे थे। पाकिस्तान से ही विकिपीडिया पर अर्शदीप का पेज एडिट कर दिया गया था, क्योंकि विकिपीडिया का पेज कोई भी एडिट कर सकता है, कोई भी इसे बदल सकता है। इसलिए जब पड़ताल की गई तो ये जानकारी सामने आई कि अर्शदीप के विकिपीडिया पेज को पाकिस्तान के पंजाब सूबे से एडिट किया गया था और उन्हें खालिस्तान का निवासी लिख दिया गया था।
यह सब इसलिए किया गया कि भारत को बदनाम किया जा सके, गलतफहमी पैदा की जा सके। जानकारी सामने आई तो भारत के सपोर्टर्स ने फौरन विकिपीडिया के पेज को भी एडिट कर दिया। अर्शदीप को खालिस्तानी बताने पर सरकार ने नाराजगी जताई। सरकार ने विकिपीडिया के अधिकारियों को तलब किया। आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने विकिपीडिया के पेज शेयर करते हुए चेतावनी दी कि किसी को भी भारत में ऐसे दुष्प्रचार की इजाजत नहीं दी जा सकती। इस मामले में बीजेपी के नेता मंजीर सिंह सिरसा ने फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर के खिलाफ दिल्ली पुलिस से शिकायत की है। सिरसा का आरोप है कि जुबैर ने पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ा दिया। जो कल भारत पाकिस्तान का मैच हुआ, उसके बाद जिस तरीके से अर्शदीप के ऊपर हमला शुरू हुआ, उसको खालिस्तानी कहना शुरू किया गया। पाकिस्तान के वेरीफाइड चैनल्स ने भी ये स्टोरी चलाई कि भारत के अंदर ट्विटर हैंडल्स जो हैं वो ऐसी स्टोरी को चला रहे हैं। और एक ट्वीट मोहम्मद जुबैर ने भी किया जिसमें उसने एक कोलैज बनाकर उन सभी ट्वीट्स को जोड़ा जो लोग खालिस्तानी वर्ड यूज कर रहे थे। तो जब मैंने उसको बारीकी से देखा तो क्या समझ में आया कि बहुत सारे जो ट्विटर हैंडल्स थे वो इस बात के ऊपर सवाल उठा रहे थे कि तुम इसको खालिस्तानी क्यों बोल रहे हो। उनका एक कोलाज बनाकर और उसने उसकी ऐसी प्रोजेक्शन की कि ये सब लोग अर्शदीप के खिलाफ बोल रहे हैं जबकि अर्शदीप के हक में बोल रहे थे। तो इस एजेंडे को लेकर ये सारे ट्विटर हैंडल्स जो थे और इस कोलाज के जो बाकी मैंने ट्वीट देखे उसके पीछे कोई फॉलोवर नहीं था। वो खाली ट्वीट हैंडल कुछ समय पहले तैयार किए गए थे और उनका कोई फॉलोवर नहीं था। एक दो लोग उनके ऊपर थे और बाकी को फॉलोवर भी नहीं था। तो ये सारे ट्विटर हैंडल्स जो हैं वो कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन रन कर रही है जो इस प्रोपोगंडा को करना चाहती थी। मोहम्मद जुबैर के पास ये सब कुछ कैसे आया, क्या उनसे इसके संबंध थे और इसकी ट्वीट को लेकर पाकिस्तान में ये प्रोपोगंडा चलाया गया। तो मेरा ये मानना है कि मोहम्मद जुबैर भी इस पाकिस्तानी आईएसआई एजेंडे का हिस्सा है। अर्शदीप से कैच छूटा। पाकिस्तान में साजिश के तहत इसका फायदा उठाने की कोशिश की, उनके खिलाफ तरह तरह के ट्वीट किए, खालिस्तानी कहा और यह इंप्रेशन देने की कोशिश की जैसे भारत के लोग अर्शदीप के खिलाफ इस तरह के ट्वीट कर रहे हैं। यह कोई पहला मौका नहीं है जब पाकिस्तान की जीत के बाद भारत के प्लेयर्स के खिलाफ इस तरह का दुष्प्रचार किया गया हो, इस तरह की गलतफहमी पैदा करने की कोशिश की गई हो। इससे पहले मोहम्मद शमी के साथ यही हुआ था। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि सोशल मीडिया पर जो दिखता है, जो दावा किया जाता है, उस पर कभी भी आंख बंद करके भरोसा नहीं कर लेना चाहिए। कल ऐसा लग रहा था जैसे भारत के लोग इंडियन क्रिकेट के फैंस अर्शदीप को ट्रोल कर रहे हैं, लेकिन जब जांच हुई तो सच्चाई बिल्कुल अलग निकली। इसलिए जब भी ऐसा कुछ हो संभल कर रहना चाहिए। भारत के लोग मोहम्मद शमी के साथ थे, भारत के लोग अर्शदीप के साथ हैं, अपनी पूरी क्रिकेट टीम के साथ हैं। कभी भी कहीं भी इस तरह की बातें आएं तो उन पर भरोसा न करें बल्कि उन्हें काउंटर करें। आज उत्तर प्रदेश के 2 शहरों से चौंकाने वाले वीडियो सामने आए। आगरा में बेखौफ खनन माफिया के सबूत मिले। ये तस्वीरें आगरा के जाजो टोल प्लाजा की हैं। रविवार को सुबह करीब 5 बजे बालू से लदे 13 ट्रैक्टर इस टोल प्लाजा पर पहुंचे। इन ट्रैक्टर्स के ड्राइवर्स टोल प्लाजा का बैरियर तोड़कर बड़ी तेजी से बिना टोल टैक्स अदा किए निकल गए। इन सभी ट्रैक्टर्स पर चंबल नदी से गैर कानूनी तरीके से निकाला गया बालू लदा हुआ था। जब टोल प्लाजा के कर्मचारियों ने इन ट्रैक्टर्स को रोकने की कोशिश की तो उनकी स्पीड और भी तेज कर दी गई। असल में ट्रैक्टर्स पर राजस्थान के धौलपुर से बालू लाया जा रहा था। इनमें से किसी भी ट्रैक्टर पर नंबर प्लेट नहीं थी। ट्रैक्टर चलाने वालों ने अपने चेहरे छुपाए हुए थे। जाजो के टोल बूथ के मैनेजर ने बताया कि ऐसा पहली बार हुआ जब अवैध खनन से निकला बालू लादकर इतनी गाड़ियां एक साथ निकल गईं, वो भी इतनी तेज रफ्तार से। ऐसा लगता था कि रोके जाने पर वो किसी को कुचलने को भी तैयार है। धौलपुर से अवैध बालू की इस तस्करी की खबर मिलने के बाद आगरा की पुलिस एक्टिव हुई। पुलिस की टीमों ने बालू की खरीद फरोख्त वाले ठिकानों पर छापेमारी की। जिन गाड़ियों के पास सही दस्तावेज और नंबर प्लेट नहीं थी उनका चालान किया।
और यूपी से दूसरी तस्वीर आपको दिखाता हूं, बुलंदशहर से आई है। बुलंदशहर में गौरक्षकों और पुलिस ने गौवंश से भरे एक ट्रक को पकड़ा है। यह ट्रक पंजाब के संगरूर से आ रहा था और बिहार जा रहा था। जब पुलिस और गौरक्षकों ने इस ट्रक का पीछा किया तो गौ तस्करों ने उन पर अटैक करने की कोशिश की। गौ तस्करों का पीछा करना, उनके पीछे गाड़ी दौड़ाना काफी हिम्मत का काम होता है, क्योंकि आमतौर पर ये लोग अपने साथ हथियार भी रखते हैं और मरने मारने पर उतावल हो जाते हैं। मानेसर गौरक्षक मनु ने बुलंदशहर में जिसे फोन किया उसका नाम है गगन शर्मा। गगन हिंदू जागरण मंच के वर्कर हैं। उन्होंने बताया कि जब वो गौ तस्करों को चेस कर रहे थे तो उन लोगों ने गौरक्षकों की टीम पर ट्रक चढ़ाने की कोशिश की। आश्चर्य की बात है कि ये गौ तस्कर इतने सारे राज्यों से होते हुए, इतने सारे जगह टोल और पुलिस का सामना करते हुए गायों को ले जाने की कोशिश कर रहे थे और पता ही चला कि इन गायों को पश्चिम बंगाल होते हुए बांग्लादेश एक्सपोर्ट किया जाना था। और ये माफिया बहुत बड़ा है, लेकिन अच्छी बात है कि इन पर काबू पाने के लिए जो गौरक्षक हैं उनकी तादाद भी काफी है और वो भी आपस में एक दूसरे से अच्छी तरह कनेक्टेड है। अब मैं आपको स्मार्ट सिटी बेंगलुरु की हालत दिखा देता हूं। इस वक्त हालत काफी खराब है। बेंगलुरु के कई इलाकों में सड़कों पर गाड़ियों के बजाय बोट्स चल रही हैं। बेंगलुरु के सरजापुर, बोमनहल्ली, बेलंदूर, वर्थूर, आउटर रिंग रोड, इको स्पेस, व्हाइटफील्ड जैसे कई इलाकों में सड़कों पर 4-4 फीट पानी भरा हुआ है। सड़क पर सिर्फ बोट चल रही हैं या ट्रैक्टर चल पाते हैं। बेंगलुरु में ऐसी हालत इसलिए हो गई क्योंकि यहां पर रिकॉर्ड बारिश हुई है। इस साल बेंगलुरु में बारिश का नया रिकॉर्ड बना है। 1 जून से अब तक बेंगलुरु में करीब 953 मिलीमीटर बारिश हुई है। इससे पहले 2017 में बेंगलुरु में सबसे ज्यादा 949.7 मिलीमीटर बारिश हुई थी। मौसम विभाग ने कर्नाटक के कुछ इलाकों में अगले कुछ दिनों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। कर्नाटक के साथ साथ मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में भी भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।